अलवर की ये दूसरी वारदात। अलवर में 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। घटना बानसूर थाना इलाके के गुजरावाली गांव की है। पीड़ित शर्मिला देवी के मुताबिक रात को 3 बदमाश आए और बंधक बनाकर 6-7 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए। साथ ही उन्हें कमरे में बंद कर दिया। चोरी की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। मेरे बच्चों को दूध पानी पिया तो मैं अंदर आते ही अंधेरा हो गया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, फिर बेड पे ले जाकर गिर दिया। फिर गिरने के बाद पहले तो बोली तेरे को मारेंगे नहीं, सब कुछ दे दी। मैंने बोला मारूंगा, मैं सब कुछ दे दूँगा। तो मेरा मुँह बंद करके दूसरे कमरे में ले जाके लोग, एक का तो खुला था, एक का मैंने खोल के उसको दिया, सब कुछ निकाल दिया। देखिए, सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर गांव में गुजरावाली ढाणी में एक घर में एक महिला को बांधकर और घर में चोरी की गई। तो यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है और हमने यहाँ से जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए हैं और मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल करवाया जाएगा। और कोटा मासूम मौत मामले में अपडेट। सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को यह रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत हुई थी। घर से मोबाइल पर ही इलाज बताया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर के बाद हरकत में आया चिकित्सा विभाग, यानी कि इस रिपोर्ट में सीएमएचओ ने साफ तौर पर डॉक्टर की लापरवाही को माना है। इस बच्ची के इलाज के लिए इसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और जबकि डॉक्टर उसी कैंपस के क्वार्टर में रह रही थी। फोन पर इलाज बताया और फोन पर इलाज बताने के बाद भी बच्ची की हालत संभल नहीं पाई और जब उसे निजी अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसकी जांच सीएमएचओ ने की और पूरे घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा लेने के बाद सीएमएचओ ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएमएचओ ने इस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर को इस बात के लिए आरोपी पाया है कि उन्होंने घर से ही जो है वो बच्ची का इलाज फोन पर बताया था। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, सीएमएचओ से जैसा कि हमने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि शाम तक ये रिपोर्ट बना दी जाएगी। रिपोर्ट बन चुकी है, रिपोर्ट अब कलेक्टर को सौंप दी भी गई है। और ओम प्रकाश, क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर सीएमएचओ ने लिखा है? जी, हालांकि उन्होंने विस्तृत तो इस मामले में कुछ बताया नहीं है, लेकिन प्रारंभिक दृष्टिकोण से जांच में ये तो पाया कि जो डॉक्टर थी वो उन्होंने फोन पर ही इलाज बता दिया था। अपने जो आवास है वहीं से उनको जो स्टाफ है उनको जानकारी देती रही और मरीज को, यानी कि उनको देखा नहीं था और इलाज देने के बाद जब वो मरीज चला गया था मासूम बालिका, तब जो निजी अस्पताल जाते उस समय उनकी मौत हो गई। तो जो वहाँ मौजूद होना चाहिए, जो नाइट ड्यूटी होनी चाहिए, वो उस दौरान ड्यूटी पे वो नहीं थी। ये एक लापरवाही तो कहीं न कहीं पाई गई है। हालांकि इस मामले में सीएमएचओ भी ज्यादा बचाव की दृष्टिकोण में नजर आ रहे हैं स्टाफ का, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि साफ तौर पे जो परिजनों का आरोप था उस आरोप को उस डॉक्टर ने भी माना था और सीएमएचओ ने भी माना था। प्रारंभिक गलती यह तो कही जा सकती है। हालांकि अपने बचाव में सीएमएचओ और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मरीज के परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं था, उनकी जो डॉक्टर ये मरीज की जो सिचुएशन थी उसको सही तरीके से बताया नहीं था, इस गफलत में रह गए थे। ये कमी जरूर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता कि मासूम की मौत के बाद पूरे इलाके में स्थानीय लोगों में आक्रोश है और एक तरफ जहां रिपोर्ट मुख्यालय को और कलेक्टर को भिजवाई जा चुकी है, वहीं मंडाना इलाके में कल लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी स्थानीय मंडाना थाने में सूचित किया है कि हम अव्यवस्थाओं को लेकर, जो अस्पताल की जो अव्यवस्था हो रही है और आए दिन इस तरह की जो मौत की खबरें आ रही है, वो उस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और कल मंडाना बंद करने की चेतावनी तक वो दे चुके हैं। जी ओम प्रकाश, अब जब रिपोर्ट सीएमएचओ ने कलेक्टर को सौंप दी है और प्रथम दृष्टया ये पाया है कि डॉक्टर ने फोन पर इलाज किया था, तो क्या अब उस बच्ची के परिजन पुलिस में जाएंगे? जी, हमारी उस मासूम के परिजनों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि
एक दो दिन हम हमारी यहाँ बैठक से व्यस्त हैं, उसके बाद हम निश्चित रूप से थाने में उन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ शिकायत देंगे, मामला दर्ज करवाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से लापरवाही है। यदि समय पर डॉक्टर देख लेते तो शायद मेरी बेटी की जान बच जाती। ये बार बार उन पुलिसकर्मी का कहना है, उनके परिजनों का कहना है, तो निश्चित रूप से वो पुलिस में मामला दर्ज करवाएंगे। एक तरफ मामला दर्ज करवाने के साथ साथ मुख्यालय से रिपोर्ट भी भेजी हुई, उनकी भी रिपोर्ट के बाद जल्द गाज किसी पे गिर सकती है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में गतिरोध जारी है। पूर्व विधायक हरीश कुमावत अनशन पर बैठे। हनुमान बेनीवाल ने भीड़ जुटाने का आह्वान किया। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग चल रही है। सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। नावा विधायक समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो जयपाल पूनिया हत्याकांड को लेकर ये अपडेट। पूर्व विधायक हरीश कुमावत अनशन पर बैठे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने भीड़ जुटाने का आह्वान किया है और कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 3 दिन से जयपाल का शव मोर्चरी में रखा है। लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जयपाल के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की गई है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाया जाना भी शामिल है। हत्याकांड के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नावा थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग है हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग हनुमान बेनीवाल लगातार दोहरा रहे हैं। तो आज जयपाल हत्याकांड का तीसरे दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के तमाम नेता इस धरने प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। खुद हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए। महेंद्र बिश्नोई नागौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या अपडेट धरने को लेकर अब तक की? आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी गतिरोध बरकरार है। अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है और इस मामले में आज नागौर के सांसद ने बड़ी सभा का ऐलान भी कर दिया है। नावा में बड़ी सभा को लेकर तैयारियां चल रही है, वहां टेंट भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है नावा के हरीश कुमावत, वो अनशन पर बैठ गए हैं। करीब 80 साल की उनकी उम्र है और 4 बार वो नावा के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के 9 बार के नागौर जिले के जिलाध्यक्ष रहे। बीजेपी के एक सीनियर नेता जिनकी उम्र करीब 80 साल है, वो अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल पानी पिएंगे। तो ये मामला लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी और आरएलपी दोनों पूरी तरह से इस मामले में हावी है। जो उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, उनके लिए निश्चित तौर पर यह मामला बड़ी मुसीबत बढ़ा सकता है। आसिफ, महेंद्र, आप बता रहे हैं कि चौथा दिन इस धरने को यहां पर चल रहा है और तमाम सियासी चेहरे भी यहां पर पहुंच रहे हैं। महेंद्र, क्या अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए आगे आया है? देखिए, प्रशासन तो वार्ता कर रहा है। नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी घटना के उसी दिन नावा पहुंच गए थे और वो भी चौथे दिन लगातार नावा में कैंप किए हुए हैं और लगातार पुलिस अधिकारियों के मार्फत बातचीत की कोशिश की जा रही है। पुलिस पहले दिन से ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से पहले कम से कम पोस्टमार्टम हो जाए
क्योंकि आज चौथा दिन है, शव मोर्चरी में रखा हुआ है, बाद में पोस्टमार्टम से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए पुलिस ने जो धरने पर बैठे लोग हैं उनसे निवेदन भी किया है कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। जो मांगे हैं मांगे सरकार तक भिजवाई गई है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो नागौर के सांसद है हनुमान बेनीवाल और जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता राज्य मंत्री रहे CR चौधरी, ये सभी और बीजेपी के जो नावा क्षेत्र के नेता है, इनकी डिमांड ये है कि CBI को जांच दे दी जाए, क्योंकि उप मुख्य सचेतक इसमें आरोपी है, तो स्टेट की कोई एजेंसी इसमें निष्पक्ष जांच कर ही नहीं पाएगी, ये तर्क है इन लोगों का। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2-2.5 सालों में लगातार जयपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, छोटे छोटे मुकदमे दर्ज किए गए, एक जानलेवा हमले का भी मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया और परिस्थितियां ऐसी बना दी गई और वो हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया गया। मांग ये भी है कि मृतक जयपाल की हिस्ट्री सीट किन परिस्थितियों में खोली गई, वो कौन कौन से मुकदमे हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जाए। तो ये मामला जी अभी लंबा खींच सकता। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया। लीक हुए पेपर की दोबारा परीक्षा होगी, 3 सप्ताह में नई तारीख घोषित करवाई जाएगी। डीजीपी ने कहा है पेपर लीक कांड में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसओजी पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की उम्मीद कर रही है। तो लगातार परीक्षाएं तमाम सुरक्षा इंतजामों में करवाने के बावजूद पेपर लीक होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़े स्तर पर राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया गया और माना यह जा रहा था कि जब तक परीक्षा खत्म हुई थी, प्रशासन ने और अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली थी कि इस बार पेपर लीक होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा था कि पेपर लीक होने की खबरें सामने आ गई। ना केवल खबर सामने आ गई, बल्कि अब आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। डीजीपी ने पुलिस ने इस परीक्षा की दोबारा घोषणा भी कर दी है, दोबारा परीक्षा ये करवाई जाएगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या राजस्थान के अंदर हर परीक्षा, जितनी बड़े स्तर पर परीक्षाएं की जाती हैं, वो तय हो चुका है कि उनके पेपर जो है वो लीक हो रहे। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, ये विडंबना ही है कि लगातार तमाम सुरक्षा चक्र, तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो लीक हुए बिना नहीं रहती है। कांस्टेबल परीक्षा वो बड़ी परीक्षा है जो बड़े पैमाने पर आयोजित करवाई गई थी। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, अभ्यर्थियों ने भी राहत की सांस ली कि इस बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा और पेपर लीक हो गया। विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, राजस्थान फिर से कोशिश करेंगे उसको रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सारे अधिकारी जो है उनको निर्देशित किया हुआ था। लेकिन आखिरकार 470 परीक्षा केंद्रों में से एक परीक्षा केंद्र ऐसा निकला जहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम से इस पेपर को बाहर निकाला गया, चुराया गया और उससे उत्तर कुंजिका तैयार कर दी। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की सुरक्षा जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो हो गया। और आखिरकार एसओजी ने इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। 8 लोग गिरफ्तार हैं और सबसे बड़ी जो मिलीभगत है वो स्कूल के ही जो स्टाफ की थी, उसी में जो सुरक्षा प्रभारी, जिसको स्ट्रॉन्ग रूम का सुरक्षा प्रभारी बना रखा था रतनलाल ASI, वो भी उसमें शामिल है। सभी लोग एसओजी की गिरफ्त में। और अब जो है एसओजी की टीम वापस से आज स्कूल पहुंची है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इससे पहले जब एसओजी की टीम ने खंगाला था तो सामने आया कि सुबह 11 बजे स्ट्रॉन्ग रूम में उस पेपरों को रखा गया था। लेकिन 11:46 पर स्ट्रॉन्ग रूम पर मोहनलाल जो वहां का कर्मचारी था, वो वहां से करीब 1 घंटे के बीच में, यानी 11:43 के बाद उस पेपर को वहां से निकाला गया, वहां से चुराया गया और उसके बाद उस पेपर को उत्तर कुंजिका उसकी तैयार की गई और आगे वायरल कर दी गई। जी विष्णु, अब आगे क्या एक्शन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लेने जा रही है? क्योंकि तमाम दावों की पोल तो जो है वो खुली चुकी है।
देखिए तमाम दावे जो है उनकी पोल खुल गई है और 8 जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है। मोहनलाल इसमें जो मेन अक्यूज्ड है, उसके अलावा और भी जो केंद्र अधीक्षक है उन सभी से गहराई से गहनता से पूछताछ जारी है। उनको आज रिमांड पर भी लिया जाएगा और उसके बाद खुलासा होगा कि किसके कहने पर कौन सा ऐसा संगठित गिरोह था, कितने रुपए का लालच दिया गया, क्या डील इस पेपर को चुरा करके और उत्तर कुंजिका तैयार करने के लिए की गई थी। उस सारी डील का जो है बड़ा खुलासा इसमें होगा। बड़ी गैंग जो इसमें पकड़ में आएगी। लेकिन अब चूंकि पेपर लीक हो चुका है, ऐसे में राजस्थान पुलिस की ऊपर वापस से एक सवाल खड़े हो गए हैं। चूंकि इसके पहले रीड का पेपर लीक हुआ, जेईएन पेपर लीक हुए, आमतौर पर आरपीएससी के सभी जो पेपर हैं उनमें भी लीक होते थे। लेकिन राजस्थान पुलिस चूंकि एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी, ऐसे में विश्वास था कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जो नकल गैंग है उसने इसमें भी सेंधमारी कर दी और इस पेपर को चुराने में वे लोग कामयाब हुए। अब जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा होगा। विष्णु, पुलिस इस पूरी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। देखिए इस मामले में एसओजी के जो एडीजी है उनका जल्दी ही उनका वर्जन सामने आएगा। हालांकि कल जब डीजीपी से हमारी बात हुई थी और डीजीपी हम न्यूज 18 राजस्थान के साथ फोन पर जुड़े थे, तो उनका कहना था कि 3 वीक के अंदर, 3 सप्ताह के भीतर एग्जाम की जो नई डेट है वो घोषित कर दी जाएगी। 14 मई को दूसरी पारी में जो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुआ था उसकी जल्द ही तारीख घोषित कर दी जाएगी। 3 सप्ताह के भीतर वापस नई तारीख घोषित करके इस एग्जाम को करवाया जाएगा और करीब 3.25 लाख जो लोग अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे वे सभी जो है दोबारा से एग्जाम देंगे। देखिए इसकी खास बात एक ये रही कि चूंकि हर पारी में नया पेपर था, हर पारी की पेपर की सीरीज अलग थी, ऐसे में जो 3.25 लाख लोग हैं वो ही इससे रहे। अन्यथा यदि ये पेपर एक ही पारी में होता था और एक ही दिन में यदि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता तो 18 लाख अभ्यर्थी इस पेपर की वायरल होने से और उनका भविष्य खतरे में था। लेकिन अब 3.25 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का बयान, पेपर लीक बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, राजस्थान के कानून का मजाक उड़ा है, अपराधियों की संपत्ति जब्त करे सरकार, परीक्षा केंद्र की मान्यता को रद्द किया जाए, 23 मई को बेरोजगार सड़कों पर उतरेगा। आज प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य संकट में है। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा और खिलवाड़ है। राज्य सरकार के कानून का एक तरह से भद्दा मजाक उड़ा है। राज्य सरकार उस कानून की सख्त पालना करते हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करे, बुलडोजर चलाए और जो परीक्षा केंद्र है उसकी मान्यता रद्द करे। और जो अपराधी है 10 साल की सजा का प्रावधान नए कानून में था, 10 साल तक उनको जेल में डालिए, उनके आर्थिक जुर्माना करिए, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, चाहे जेईएन है, 1 लाख से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होनी है, उन बेरोजगारों का भविष्य बच सके। इस कानून को सख्त लागू करना होगा, अन्यथा 23 तारीख को हम हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। आरटीई के आवेदनों की लॉटरी आज है। शिक्षा संकुल में ये आवेदनों की लॉटरी निकलेगी। सुबह 11 बजे मंत्री बीडी कल्ला ये लॉटरी निकालेंगे। 29,684 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा। बच्चों ने 6.35 लाख स्कूलों की चॉइस दी है। हर छात्र ने 5 स्कूलों की चॉइस इसमें भरी है। तो आज आरटी की लॉटरी निकलेगी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को आज फ्री एडमिशन मिलेगा। सभी बच्चों ने 5 स्कूल की चॉइस भरी है। 6,35,000 स्कूलों की चॉइस में एक बच्चे के हिस्से में 5 स्कूलें आई है। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, एक आम आदमी का, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा सपना आज जो है वो पूरा होने जा रहा है। लवली। हाँ देखिए, बिल्कुल इस महंगाई के दौर में राजस्थान सरकार की जो योजना है शिक्षा का अधिकार, इस कानून का उपयोग करते हुए आज करीब 1 लाख परिवारों को सीधे तौर पर इसका फायदा होने जा रहा है। 1 लाख परिवार के जो बच्चे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें आज निजी स्कूलों के अंदर, जो प्राइवेट स्कूल से वहाँ उन्हें एडमिशन जो है वो दिया जाएगा और इसका पूरा खर्चा जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। बड़ी बात यह है कि पहले सरकार को इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार करना पड़ा था, घर घर जाना पड़ा था, लेकिन अब लोग खुद आगे बढ़कर के स्कूलों के लिए आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इस बार जो फॉर्म आए उनकी तादाद वाकई देखने लायक है। 2,25,000 से ज्यादा ऑप्शंस बच्चों ने और परिवार के लोगों ने भरे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि
और 15 तारीख इसकी आखिरी तारीख थी और आज इसकी लॉटरी की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। यानी कि पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन रखा गया है और इसके अंदर करीब सीधे तौर पर 1 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल लवली, कुछ ही देर के अंदर लॉटरी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। हाँ देखिए, बिल्कुल 11:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया। 11:15 बजे जो है शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला तय समय पर यहाँ पहुंचेंगे और जो शिक्षा संकुल में जो लॉटरी की प्रक्रिया है उसे यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद में जो बच्चों को जो ऑप्शंस दिए जाएंगे स्कूलों के, वो वहां पर जाकर के अपना मनपसंद जो स्कूल है वहां जाकर के वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनके स्कूल का जो खर्चा है वो राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो उसका वहन करेगी। जी लवली, कितना महत्वपूर्ण है ये लॉटरी जो 1 लाख बच्चों के परिवार के बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा, जिन परिवारों का सपना है कि वो भी दूसरों की तरह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाएं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण फैसला ये साबित होने वाला है? आप देखिए, बिल्कुल राजस्थान की सरकार ने जब इस फैसले को लागू किया तब इस फैसले को कई राज्यों ने अपनाया और राज्यों के पीछे मकसद ये था और राजस्थान की सरकार का भी मकसद यही है कि सीधे तौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो अल्प आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं या जो जिन्हें हम जरूरतमंद भी कह सकते हैं ऐसे परिवार, और उन्हें जो है इसके अंदर शामिल किया गया है और उनकी सालाना इनकम जो है उसका इसमें जो है वो प्रूफ वो देना पड़ता है और इनकम प्रूफ देने के बाद में लॉटरी प्रक्रिया के तहत पूरे आवेदनों की जांच होती है और आवेदन की जांच के बाद में लॉटरी में शामिल करने की योग्य अगर उस आवेदन को माना जाता है तो फिर उसे लॉटरी में शामिल किया जाता है। और राजस्थान में जो है जयपुर लेवल पर जो है इसकी प्रायोरिटी लिस्ट जिसे कहते हैं वो शिक्षा मंत्री जो है, जो भी शिक्षा मंत्री रहते हैं वो लागू करते हैं। बड़ी बात ये कि दोनों सरकारें इस शिक्षा के अधिकार कानून को पूरी तरह से लोगों के बीच में पहुंचा रही है, इसका लाभ और इसी का फायदा आम जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पहला परिणाम 12वीं साइंस और कॉमर्स का एक साथ जारी हो सकता है, जिसमें साइंस के 2,31,989 परीक्षार्थी और कॉमर्स के 27,338 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने 30,000 से भी अधिक परीक्षकों की नियुक्ति की है। समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन परीक्षकों को मूल्यांकन के लिए किया जा चुका है। 22 जिलों में केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। ये खबर कोटा से है, जहां बोरवेल मशीन के ऊपर से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन दम तोड़ दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को इटावा के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में बजरी माफिया का कहर देखने को मिला। बजरी के ट्रैक्टर ने टेंपो को टक्कर मार दी। 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्लव्स फैक्ट्री में काम करने जा रही थी ये महिलाएं। आगरा मुंबई हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायल पीवीएम अस्पताल में भर्ती है। जयपुर से बीकानेर ये बस आ रही थी। रामसरा बिग्गा के पास यह हादसा हुआ है। ये वो बस की तस्वीर है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण दुर्घटना हुई है। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए। जयपुर से ये बस बीकानेर आ रही थी। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रामसरा बिग्गा के पास ये हादसा हुआ। बस के आगे जो केबिन है उसके परखच्चे उड़ गए। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायल इस समय पीबीएम हॉस्पिटल में हैं। और सामने ट्रक था जिससे टक्कर हुई। ये उस बस के आगे का हिस्सा है जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बुरी तरीके से बस और ट्रक दोनों ही क्षतिग्रस्त हुए। आमने सामने की सीधी टक्कर ये देखी जा सकती है।
और विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, जैसा कि तस्वीरों में पता चल रहा है, बड़ा भीषण हादसा था। घायलों की स्थिति इस समय कैसी है पीबीएम हॉस्पिटल में? जी, निश्चित रूप से आसिफ, ये बड़ी ही जो दुर्घटना हुई है आज सुबह, और NH11 पर जो डूंगरगढ़ का जो बीघाबास रामसरा गांव है उसके पास ही हादसा हुआ था। और इसमें आमने सामने जो है दोनों गाड़ियां जो है वो उनकी खतरनाक भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक जो बस का ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और जो घायल हैं उनमें से करीब 15 से 16 लोगों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। यहाँ कई घायलों की हालत जो है वो अभी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनके गंभीर चोटें आई हैं उनका उपचार अभी भी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए डूंगरगढ़ के CHC पर लाया गया था। उनको जिनके कम चोटें थी उनको अभी छुट्टी दे दी गई है, और कुछ जो लोग हैं वो अभी भी घायल हैं जिनका उपचार यहाँ पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसा बासनी इंडस्ट्रियल इलाके का है। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के कारण आग से देखते विकराल रूप ले लिया। खबर मिलने के बाद शास्त्री नगर से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। तो ये जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग की वो तस्वीरें जिसमें रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। चूंकि लकड़ी का सारा सामान था इसलिए आग फैलते हुए देर नहीं लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। चूरू के राजगढ़ के चेलाना बास गांव में दूल्हे को डीजे पर हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। देर रात तक डीजे पर नाचने वाले दूल्हे और बारातियों को दुल्हन के परिजनों ने न केवल लौटा दिया बल्कि दुल्हन की भी दूसरी जगह शादी कर दी। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब बाराती नहीं माने तो लड़की वालों ने कदम उठाया। उनसे गुहार की कि भाई जो शादी का समय है मंडप के अनुसार वो 1-1:15 बजे का है, आप थोड़ा जल्दी करें, समय अनुसार ढुकाव कर दें। जिस पर क्या है कि बाराती पक्ष में बाराती दूल्हे का जो बहनोई था उसने बड़ा हुड़दंग किया कि मेरी मर्जी वगैरह दूल्हा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर के गांव वालों ने एतराज़ हुआ और आपस में बारात के और गांव वालों के बीच में विवाद हो गया, जिस पर गांव वालों ने ये निर्णय लिया गया कि भाई हम इस जगह इस बच्ची की शादी नहीं करेंगे। जो आज इस प्रकार से खुशी के माहौल में इतना हुड़दंग कर रहे हैं, कल को बच्ची को तंग परेशान करेंगे, इस बात को लेकर के। और बारात है वापस थाने में आई, दोनों पक्षों को बैठ के राजीनामा हो चुका है और चलाना बास वालों ने अपनी लड़की दूसरी जगह शादी कर दी है। गंगानगर के पदमपुर के ढाणी में एक संदिग्ध कबूतर मिला है। बताया जा रहा है कि कबूतर के पंजों में छल्ले लगे हुए हैं जिन पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। संदिग्ध कबूतर के देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने पदमपुरा थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पदमपुर थाना पुलिस ने संदिग्ध कबूतर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये वो कबूतर है जो पुलिस को मिला है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है।